सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। सी टेट दिसंबर 2024 का पेपर आने वाला है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं हम। इस वीडियो में मैथ्स पैडागोजी मैथमेटिक्स पैडागोजी का एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करने वाले हैं हम, जिसमें 30 क्वेश्चन देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू टाइप मैथ्स पैडागोजी के। देखो, मैथ्स के दो सेक्शन होते हैं, एक तो पैडागोजी वाला होता है, एक मेन कंटेंट वाला होता है। मेन कंटेंट वाले सेक्शन में तो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं गणित के ही जोड़ घटा वाले, लेकिन पैडागोजी वाले सेक्शन में गणित को कैसे पढ़ाते हैं वो चीजें पढ़ते हैं। तो मैथ्स पैडागोजी का प्रैक्टिस सेट के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन देखेंगे हम इस प्रैक्टिस सेट में, जो सीटेट बार बार पूछ रहा है। अब आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। देखो, एक प्रक्रिया होती है सवाल हल करना मैथ में, तो उसमें क्या चीज शामिल होता है। ऑप्शन नंबर 1 है अनुमान लगाना, ऑप्शन नंबर 2 व्यापक अभ्यास, ऑप्शन नंबर 3 हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना, या ऑप्शन नंबर 4 क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो सवाल हल करने में बताओ क्या शामिल होता है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। सवाल हल करना एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है, उसकी क्रिया पर आधारित हम उपागम कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो क्रियाकलाप आधारित उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित कार्य को क्रम से लगाइए। देखो, प्राइमरी एजुकेशन में हम आकार और स्थान की समझ विकसित करते हैं। आकार और स्थान क्या है, टॉपिक है मैथ की कल सब्जेक्ट का। आकार और स्थान को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। वो क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, वो चीजें आप पढ़ते हैं, वो आकार और स्थान ही होता है। जब किसी चीज के आकार को देखते हैं या वो कितना स्थान घेरती है उस चीज को देखते हैं हम, तो वो क्षेत्रफल, परिमाप वगैरह ही होता है। तो हम बच्चों को क्षेत्रफल, परिमाप वगैरह की जानकारी देना चाहते हैं। अब उसके लिए एक टीचर अलग अलग काम कराता है कुछ, उन कामों को हमें क्रम से लगाना है। ये पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, 4 क्रियाएं कराता है एक टीचर बच्चों को क्षेत्रफल की जानकारी कराने के लिए। हमें सीक्वेंस में लगाना है, क्रम से लगाना है कि कौन सा काम टीचर पहले कराएगा, कौन सा बाद में कराएगा। सबसे पहला काम यहाँ पर दिया हुआ है, 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। दूसरा ऑप्शन है, आकारों 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। तीसरा ऑप्शन है, 2D आकारों को छांटना। चौथा ऑप्शन है, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो हमें यह बताना है टीचर सबसे पहले क्या करेगा। तो सबसे आसान क्या लग रहा है इसमें, क्योंकि टीचर सबसे आसान चीज सबसे पहले करेगा, सबसे टफ चीज सबसे बाद में करेगा किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाते टाइम। तो सबसे आसान हमें लग रहा है विभिन्न 2D आकारों को छांटना। अब देखो, टीचर बोर्ड पर अलग अलग 2D आकार ऐसे बनाएगा, अब बच्चे इन्हें छांटेंगे कि सर ये 2 भुजा वाला, 3 भुजा वाला, 2 भुजा वाला कौन सा है, सर ये है। तो ये सबसे आसान है, तो सी सबसे पहले आएगा। या तो इसका ए सही है, अब यह फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका, या थर्ड ऑप्शन सही है। इतना तो क्लियर हो गया, क्योंकि सबसे आसान ये है। अब सबसे टफ ढूंढते हैं, सबसे कठिन काम क्या है। ये सबसे कठिन काम है कि जो में आकार हैं उनकी विशेषताओं की बच्चे अपनी बुद्धि से वर्णन करेंगे। अब मैं बच्चों से कह दूंगा ये पंचभुज है, इसकी विशेषताओं का तुम वर्णन करो। बच्चे देखेंगे, अवलोकन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसका वर्णन करेंगे अपनी बुद्धि से। तो ये सबसे टफ है, इससे टफ कुछ नहीं है। तो सबसे बाद में बी आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं प्रोसीजर वाले, कौन सी चीज आप पहले कराएंगे, कौन सी चीज आप सबसे बाद में कराएंगे, या किस क्रम से कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। देखो, निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, आपने सीडीपी में पढ़ा होगा। किसी बच्चे की कमियों को जानते हैं हम, कहां पर वह गलती कर रहा है। तो क्या है, सत्र का अंत, सत्रांत है ये, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को फीडबैक देना, प्रगति पत्रक को भरना। अब बताओ, निदानात्मक परीक्षण जब हम बच्चों का करते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है हमारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की कमियों को जानना। रिक्तियां मतलब खाली स्थान, मतलब कमियां, बच्चों के सीखने में कहाँ कमियां रह गई हैं उसे जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्राय पूछता है, मैं जमा करूं या घटाऊं, मैं गुणा करूं या भाग करूं। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि वह जोड़ घटा गुना नहीं जानता। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या बताते हैं, अब हमें ये जानना है।
देखो, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं, इसका मतलब है हम बच्चों को जो क्वेश्चन है वे ऐसे नहीं दे रहे 3+2 माइनस के साथ, इस तरह से नहीं दे रहे, शब्दों में दे रहे हैं कि 3 में जो जो दो जोड़े उसमें से 7 घटाएं फिर 10 से गुणा करें तो बताओ क्या हो जाएगा, तो शब्दों में दे रहे हैं। तो शाब्दिक समस्याएं जब राजन के सामने आ रही हैं तो पूछता है सर इसमें जोड़ने की बात हो रही है या घटाने की बात हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, राजन जोड़ घटा गुना नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, या राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, या राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। अब बताओ क्या सही है इसका। सारे सही से लग रहे हैं। देखो, जोड़ना घटाना तो नहीं हो सकता, ये पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जोड़ना घटाना तो उसे आता है, तभी तो वो पूछ रहा है सर मैं जोड़ूं या घटाऊं। कक्षा में बाधा डालने की वो कोशिश नहीं कर रहा। तो भाषा समझने में कठिनाई भी उसे नहीं होती, क्योंकि भाषा तो वो पढ़ लेता है। बस उसे भाषा संख्या मतलब संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पा रहा, या फिर इसका ये है। अब बताओ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो ये संक्रियाएं हैं, संक्रियाएं किसे बोलते हैं हम, जोड़ घटा गुणा भाग। इन चीजों को अगर हम संख्या के रूप में लिख देते हैं ना, ऐसे जोड़, या फिर घटा को हम व्याकलन लिख देते हैं, अवकलन लिख देते हैं, तो जो वो संख्या के रूप में लिख देते हैं तो वो राजन नहीं समझ पा रहा है। तो वो संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पा रहा है, ऐसी संख्याओं को जो संक्रियाओं की बातें करती है उन्हें नहीं समझ पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। देखो, क्षेत्रफल पढ़ाना चाहते हैं हम, वही बात आ गई हमारी जो अभी हमने पहले पढ़ी थी। क्षेत्रफल मतलब स्थान और की समझ वगैरह। एक टीचर बच्चों को क्षेत्रफल पढ़ाना चाहता है। एक चीज मैं आपको चलो बता देता हूँ यहाँ पर, जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसकी शुरुआत हम कैसे करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके आसान आसान से चीजें बताते हैं बच्चों को सबसे पहले। जैसे अगर क्षेत्रफल पढ़ा रहे हैं तो डस्टर, बोर्ड है हमारे पास, बुक है हमारे पास, कोई छड़ी है, उन सब का प्रयोग करके हम क्षेत्रफल बताएंगे। भिन्न पढ़ा रहे हैं हम तो हमारे पास कोई पेज है, उस पेज को मोड़कर भिन्न बताएंगे। एक पेज को, एक ये पूरा पेज है, इसको ऐसे मोड़ देंगे तो कहेंगे 1/2 हो गया। तो इस तरह से मतलब हमारे पास जो शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध है, सबसे पहले शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके उस टॉपिक की एक जनरल सी समझ विकसित करते हैं। और सबसे लास्ट में क्या होता है, बच्चे उसके थियरी वगैरह पढ़ते हैं, उन चीजों को खुद समझते हैं, उनमें अंतर करते हैं, उनको उनमें संबंध देखते हैं विभिन्न कॉन्सेप्ट में। ये सबसे लास्ट में आता है। तो अब हमें बताना है, क्षेत्रफल पढ़ाना चाहते हैं आप तो शुरुआत किस चीज से करेंगे। विभिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करेंगे बच्चों को। यह हथेली, ये हथेली है, इसको हथेली कर लेना, हथेली। या हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करेंगे। या फिर आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाने और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र वगैरह से क्षेत्रफल की जांच करेंगे, या बच्चों को सूत्र वगैरह बताएंगे। या फिर इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऑप्शन नंबर 2 करेंगे। जो भी हमारे पास चीजें उपलब्ध है, शिक्षण सहायक सामग्री, पत्ता है, पेंसिल है, नोटबुक है, हाथ है हमारे पास, उनसे बताएंगे क्षेत्रफल क्या होता है। हाथ अपना बोर्ड पर रखेंगे, बच्चों को बताएंगे जितनी जगह मेरे हाथ ने घेरी हुई उस मेरे हाथ का क्षेत्रफल है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम सहायक सामग्री का प्रयोग करके चीजों को बताते हैं, ध्यान रखना है। एनसीएफ का मानना यह है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित होता है। दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करता। तो एनसीएफ ये कहता है हमें, बच्चे जब गणित वगैरह करते हैं तो गणित में सोचने लगते हैं और तर्क वितर्क करते हैं, उनकी इन कौशलों का विकास हो जाता है। तो कौन सी एक चीज इस बात का फॉलो नहीं करती। अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, या फिर पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, या फिर कक्षा में चुने गए क्रियाकलाप व अभ्यास, या फिर उसे पढ़ाने की विधि। तो वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। देखो, सबसे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। कभी भी हम सूत्र वगैरह नहीं बताते बच्चों को, डायरेक्ट सूत्र वगैरह हम नहीं बताते बच्चों को। लेकिन अभ्यास, मैंने आपको बताया था जब आप सीडीपी हिंदी इंग्लिश कर रहे थे कि अभ्यास हम नहीं कराते।
तो जो जनरल सब्जेक्ट है उनमें अभ्यास नहीं कराते हम, लेकिन मैथ में अभ्यास करा सकते हैं। मैथ में हम अभ्यास करा सकते हैं, लेकिन सूत्र डायरेक्ट हम कभी भी नहीं बताते। हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। आगमन विधि में बच्चे सूत्र खुद बनाते हैं, हम उनके साथ चर्चा वगैरह करते हैं। तो आगमन विधि का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट सूत्र हम नहीं बताते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए क्रियाकलाप या निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। अब माप पढ़ाना चाहते हैं, माप का मतलब लंबाई मापना वगैरह, बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं तो किस क्रम में पढ़ाएंगे? मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम कोई हमारे पास जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका यूज करके पढ़ाते हैं चीजों को। सबसे पहले क्या काम करेंगे, चलो एक बार सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मीट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। तो सबसे आसान क्या है इसमें से जो काम बच्चे कर सकते हैं? सबसे आसान है हमारा ये सी। सबसे पहले सी आएगा हमारा। सी कौन से में? ऑप्शन नंबर 4 में, ये सही हो जाएगा। लो ये कितना आसान था। सबसे पहले बच्चे सरल अवलोकन करेंगे, हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, बच्चे अवलोकन करेंगे और वस्तुओं को सत्यापित करेंगे। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? मानक अमानक, मानक इकाइयों का प्रयोग करना और उन इकाइयों में संबंध देखना। तो संबंध देखना सबसे लास्ट में आएगा, तो डी सबसे लास्ट में आएगा। आसान सा पॉइंट है, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती है फिसलती हैं, कक्षा में उन पर चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने समझने में मदद करो कि बच्चे वस्तुएं कैसे लुढ़कती हैं, कुछ फिर सहायता करें। तो ये एक लाइन लिखी हुई है बच्चों के गणित के किताब में, टीचर के लिए बच्चों गणित की किताब में एक लाइन लिखी हुई है कि बच्चों के आसपास के वातावरण में जो चीजें लुढ़कती हैं उन पर चर्चा करो, उन्हें लुढ़काओ और बच्चों को उन चीजों को समझने में मदद करो। अब ये क्यों लिखी हुई है? इस तरह के निर्देश जो शिक्षक को दिए गए हैं वे क्यों दिए गए हैं, उनका क्या उद्देश्य है, वो हमें बताना है। ये चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्य को कक्षा में स्थान देती हैं, या फिर चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है, या फिर आसपास की चीजों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, या फिर निर्देशन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को समझने, मतलब इससे विद्यार्थी बेहतर तरीके से संकल्पनाओं को समझते हैं। तो यही आसान है इसका, यही सबसे सही है कि अगर चर्चा करेंगे विद्यार्थियों के आसपास के माहौल की, हम वातावरण की, तो इससे विद्यार्थी संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? सवालों के उत्तर देने में निपुणता, या फिर अधिकतर सूत्रों को याद रखना, या फिर बहुत जल्दी सवालों को हल करना, या सभी अवधारणाओं को समझना लागू करना, उनमें संबंध देखने की क्षमता। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर आप अच्छे गणितज्ञ हैं, सभी अवधारणाएं आपकी समझ में होनी चाहिए, वे कहाँ पर लगेंगी वो आपको पता होना चाहिए, विभिन्न अवधारणाओं में संबंध अगर देखना पड़ा तो भी आप देख सके, इतनी एबिलिटी आप में होनी चाहिए अगर आप अच्छा गणितज्ञ मानना चाहते हैं अपने वाले को। एनसीईआरटी की कक्षा 5 की गणित की जो पुस्तक है उसमें अब इस तरह के चैप्टर हैं, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसे दिखती है। पहले क्या होता था, पहले गणित की किताब में किस तरह के चैप्टर होते थे? भिन्न, दशमलव, जोड़ घटा, गुणन, इस तरह के चैप्टर होते थे। लेकिन आजकल कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसे दिखती है, इस तरह के चैप्टर है गणित की किताब में। ये चेंज क्यों आया है या इस चेंज का क्या लाभ है वो हमें बताना है। कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में कुछ जानने के लिए ये परिवर्तन इस वजह से किया गया है कि बच्चे कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जान ले, या फिर पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए ये चेंज किया गया है, उन्हें अलग सा समझाने के लिए ये चेंज किया गया है, या फिर दैनिक जीवन से जोड़ते हुए गणित को रोचक बनाने के लिए ये चेंज किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। हम गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ रहे हैं जिससे बच्चों को ये लगे कि गणित हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है, तो हमें इस पर भी मेहनत वगैरह करनी होगी। भोपाल की सैर, कबाड़ी वाला, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं और इनके द्वारा हम बच्चों को गणित सिखा रहे हैं, तो गणित उनके दैनिक जीवन से जुड़ जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय, अच्छा एक शिक्षक भिन्नों की आपस में तुलना कर रहा है।
भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिनमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, तो 3/5 और 3/7 दो भिन्नों की एक शिक्षक तुलना कर रहा है। चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, तो बच्चे कहते हैं कि 3/7 3/5 से बड़ा है। तो बच्चों ने क्या, एक शिक्षक ने क्या किया, ये दोनों भिन्न बोर्ड पर लिखी। बच्चों ने ये कहा कि सर ये वाली भिन्न बड़ी है, क्योंकि तीन तीन बराबर है, ये 5 छोटा है 7 बड़ा है। इस 7 को बड़ा देखकर बच्चों ने कह दिया कि 3/7 वाली भिन्न बड़ी है। आप क्या करेंगे, या ये कॉन्सेप्ट बच्चों के बारे में क्या बताता है अगर बच्चे 3/7 को बड़ा कहते हैं। रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है, मतलब ये रोहित ने कहा है कि 3/7 वाली भिन्न बड़ी है। रोहित को भिन्नों के परिमाण की समझ नहीं है, या रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता, या रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। अब बताओ रोहित ने ऐसा क्यों बताया कि 3/5 की जगह 3/7 वाली भिन्न बड़ी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वें का ऑप्शन नंबर 4। रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता, मतलब भिन्नों की आपस में तुलना वगैरह करनी नहीं जानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। अब आप भिन्न पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, किस चीज से शुरुआत करेंगे आप? उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, या 1/a/b के रूप में भिन्न लिखना जिसमें b इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब बताओ ए बी पहले, दूसरे और तीसरे में से कौन सा सही है? आप किस चीज से शुरुआत करेंगे अगर आप भिन्न पढ़ाना चाहते हैं? तो उसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। किसी भी चीज को जब हम पढ़ाते हैं तो अपनी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके बेसिक सी जानकारी देते हैं। तो बच्चों के आसपास की जो वस्तुएं रखी हुई है ना क्लासरूम में, उसमें भिन्नों की हम पहचान करेंगे। जैसे डस्टर रखा हुआ है, कोई मान लेते हैं डस्टर है, तो इस डस्टर पे एक ऐसे लाइन खींचेंगे और बताएंगे कि ये 1/2 हो गया। पेज है, एक पेपर है कोई कॉपी का, जैसे एक पेज है, इस पेज को पूरा 1 बताएंगे हम, और इसे आप बीच में से ऐसे मोड़ देंगे तो इसे बताएंगे कि ये आधा हो गया। तो इस तरह की चीजें हम बच्चों को बताएंगे। उनके आसपास की जो वस्तुएं हैं उनमें भिन्नों को समझाना बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? सेम क्वेश्चन देखो, उसी तरह का क्वेश्चन दोबारा आ गया भिन्न से रिलेटेड ही। एक बच्चे ने ये किया, 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/5, मतलब इसको सीधा जोड़ दिया, इसको सीधा जोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? बच्चे को एलसीएम लेने की जानकारी नहीं है। इसका मतलब तो ये है। अब एक टीचर के रूप में आप क्या करेंगे? बच्चे को लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझाएंगे। सही बात है। बच्ची से कहेंगे कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे। तो इतना ज्यादा अभ्यास पर हम फोकस वैसे नहीं करते, लेकिन गणित में हल्का फुल्का कहीं कहीं कर लेते हैं, ज्यादा अभ्यास पर फोकस नहीं करते। इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे हम, क्योंकि बच्ची जैसे बड़ी होगी वैसे सीख जाएगी। प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझाने में बच्चे की मदद करेंगे। तो इसका आसान सा पहले ही सही है, बच्चे को एलसीएम के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के बाद तुरंत फीडबैक दे दिया जाए तो प्रभावशाली होता है। वह 10 अंकों की एक छोटी सी परीक्षा का आयोजन करता है, तो फीडबैक देने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? अब हमें यह बताना है। अब एक टीचर क्या मानता है, अगर हम बच्चों का टेस्ट लें, जो उनके रिजल्ट आया है वो तुरंत बच्चों को बता दे, इससे शिक्षण उनका सुधर जाएगा, इससे अधिगम उनका सुधर जाएगा बच्चों का। तो बच्चों को जो फीडबैक देने का तरीका है वो सबसे अच्छा कौन सा है? वह यादृच्छिक रूप से किसी भी कॉपी का चयन करे और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में प्राप्त उत्तर की विधि का चर्चा करे। मतलब कोई भी एक कॉपी निकाल ले, वो बच्चों के जो टेस्ट कॉपी है उस कॉपी में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वो बोर्ड पर उनके साथ चर्चा करे, इस बच्चे ने ऐसे ऐसे किया हुआ है। नेक्स्ट है, वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दे। बच्चों को बांट दे कि तुम इसकी कॉपी चेक करो, तुम इसकी कॉपी चेक करो, जितने नंबर है इनको बताओ, ऐसा करे वो। या फिर वह प्रत्येक सवाल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि तुम अपने उत्तरों को स्वयं जांचो। हो सकता है वैसे तो ये भी सही। वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन करे और किन तरीकों से अपने उत्तरों पर, किसी भी सवाल के उत्तरों पर पहुंचा जा सकता है और सही उत्तर पहुंचने की विधि कौन सी है, इन सब पर वह कक्षा के साथ चर्चा करे।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कक्षा के साथ वो सामूहिक रूप से चर्चा कर रहा है, मतलब एक्टिविटी कंडक्ट करा रहा है अपने क्लासरूम में कोई, तो वो चीज सबसे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि देखो आकार, आकार मतलब वो क्षेत्रफल वाली चीजें आ गई यहाँ पर। इसका गोल आकार है, ये लंबी है, ये बिल्कुल लंबी है, ये वर्ग है। तो विभिन्न चीजों का आकार पढ़ाना चाहता है एक टीचर, उसके लिए वो ऐतिहासिक स्थानों पर, हिस्टोरिकल जो पैलेस हैं वहां पर भ्रमण की योजना बना रहा है। क्यों, इससे क्या फायदा है? आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न अंग है। इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंध को बढ़ावा देते हैं। या फिर उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और अवकाश का फायदा उठा रहा है टीचर। या फिर वह गणित की योजना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा, यह है मतलब हम एक तरह से छुट्टियां मनाने जा रहे हैं गणित की कक्षा में, क्योंकि हमने सिलेबस पूरा कर लिया है। साथ ही यह बच्चों के संप्रेषण मतलब बोलने वाले कौशलों में भी सुधार करेगा। या क्षेत्र भ्रमण हमारे सीबीएसई के कोर्स में दिया हुआ है, इस वजह से हम क्षेत्र भ्रमण करने जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा है, इस वजह से हमें उसे पढ़ाना पड़ता है, इसी वजह से हम उसे पढ़ा रहे हैं और वहां पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। रिजुल एक गति संवेदी विद्यार्थी है। गति संवेदी मतलब जो चीजों को करके देखना, करके सीखने की कोशिश करता है, बैठकर रटता नहीं है, वो करके देखता है फिर सीखता है किसी भी चीज को। तो रिजुल एक गति संवेदी विद्यार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस व्यूहरचना का चयन करना चाहिए? तो एक बच्चा है जो करके सीखता है चीजों को, एक टीचर उसे गुणन सिखाना चाहती है, तो उसे किस विधि से सिखाना चाहिए? सबसे पहला है कटवा गिनती, मतलब इस तरह से उसे कटवा गिनती की जानकारी करानी चाहिए, कोई स्केल वगैरह देना चाहिए कटवा गिनती वाला। या फिर आड़ी तिरछी रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु द्वारा, इसके द्वारा गणित उसे हम गुणन सिखा सकते हैं। या फिर सभी पाठों को याद कराकर गुणन सिखा सकते हैं। या फिर दो रंग के मोती का प्रयोग करके, इस तरह से, ये रेड है ये ग्रीन है, तो दो रंग के मोती माला का प्रयोग करेंगे, गुणन सिखाएंगे हम बच्चों को। तो बताओ हम गणित कैसे सिखा सकते हैं, गुणन गुणन कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा हम बच्चों को गुणन सिखा सकते हैं। अगर हमें बच्चों को 2 गुणा 3 सिखाना है ना, तो 2 लाइन ऐसे खींचेंगे, 3 ऐसे खींच देंगे, तो जितने बिंदुओं पर इन्होंने आपस में प्रतिच्छेद किया है, काटा है, वो इसका आंसर हो जाएगा। 2 गुणा 3 बराबर 6, इस तरह से। तो 1 गुणा 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 जगह काटा है इसने तो 2 हो जाएगा। तो आड़ी तिरछी रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से हम गुणन सिखाते हैं बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। तो वो चीज हमें ढूंढनी है जिसके द्वारा अबेकस की सहायता से हम बच्चे को चीज सीख नहीं सकते। ये 4 चीजें दी गई हैं, इनमें से कौन सी चीज बच्चे अबेकस की सहायता से नहीं सीख सकते? ये अबेकस है, इसके द्वारा हम जोड़ घटा गुना भाग करते हैं अबेकस के द्वारा। स्थानीय मान की महत्ता को समझना, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ना, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखना, या गणन में परिशुद्धता मतलब गणन में शुद्धता लाना। तो बताओ कौन सी चीज हम नहीं कर सकते? ये नहीं कर सकते हैं, संख्याओं संख्यांक वगैरह वगैरह लिखना ये नहीं कर सकते हम, इस क्योंकि हम संख्यांक क्या होते हैं, ये 1 2 3 4, ये कॉपी पेंसिल पर तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट अबेकस पर इस तरह से नहीं लिख सकते हम। बाकी चीजें हम कर सकते हैं, स्थानीय मान बच्चों को बता सकते हैं, ये इकाई है, ये दाई है, ये सैकड़ा है, 1000 है, ऐसे ये रोड इकाई है, ये दाई, ये सैकड़ा। बिना किसी त्रुटि के संख्या पढ़ सकते हैं और गणना भी हम इससे अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना। पैटर्न की पहचान करना ये कॉन्सेप्ट है, ये एक गणित का एक टॉपिक है। पैटर्न की पहचान करना क्या होता है? जो आपने रीजनिंग के नॉन वर्बल रीजनिंग की है ना, नॉन वर्बल रीजनिंग, जैसे ये एक्स है, फिर ये त्रिभुज है, ये गोल है, ये माइनस है। उसके बाद हमने क्या किया, त्रिभुज यहाँ ले लिया, एक्स यहाँ ले लिया, माइनस यहाँ ले लिया, गोल यहाँ ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, गोल यहाँ लिया, माइनस यहाँ लिया, त्रिभुज यहाँ लिया और एक्स यहाँ लिया। अब बताओ फोर्थ क्या आएगा? यहाँ पर हमने खाली स्थान छोड़ दिया, ये बच्चों को भरना है। तो ये पैटर्न चल रहा है ना, तो इस पैटर्न की पहचान करना है, उस खाली स्थान को भरना है पैटर्न को।
ये ऐसे भी हो जाता है 2 4 6 8 डैश। तो ये कौन सा पैटर्न चल रहा है वो हमें समझना है और भरना है। तो पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्यों? इससे क्या होगा? इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। हो सकता है, सही बात है। विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयार करता है। ये विद्यार्थियों को सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता होती है। इससे इस वजह से हम ये वाले पैटर्न पढ़ाते हैं बच्चों को। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो सबसे सही है इसका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जब हम कराते हैं ना सीरीज वाले मैथ से रिलेटेड, तो बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और संख्याओं को समझते हैं और उनकी संक्रिया मतलब उनसे संबंधित कैलकुलेशन भी करने में सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को सिखाने के लिए हम कर सकते हैं। व्यू रचना का प्रयोग कर रहे हैं हम किस चीज के लिए? पैसे को जोड़ना सिखा रहे हैं। ध्यान रखना, जोड़ नहीं सिखा रहे हैं बच्चों को कि जोड़ते कैसे हैं। हम क्या सिखा रहे हैं? पैसों को कैसे जोड़ते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा? प्रतिरूपों का प्रयोग करना, रोल प्ले, बहुत सारे सवालों को हल करना, आईसीटी का प्रयोग करना। तो सबसे आसान इसमें एक ही लग रहा है मुझे, रोल प्ले। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। रोल प्ले क्या होता है? हम किसी की एक्टिंग करते हैं। तो पैसा जोड़ना सिखाना है तो हम बच्चों को दुकानदार बना सकते हैं। एक बच्चा दुकानदार है, कुछ बच्चे सामान खरीदेंगे, वे पैसा देंगे। हम अपना पैसा दे सकते हैं या डमी पैसा बना सकते हैं, पेपर पर लिख सकते हैं 2 रुपए 10 रुपए इस तरह से। बाद में उससे पूछेंगे बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए हुए। इस तरह से रोल प्ले के द्वारा हम पैसे को जोड़ने को बता सकते हैं। ध्यान रखना, ही जोड़ना नहीं है, खाली जोड़ने की बात यहाँ पर नहीं हो रही, पैसे को जोड़ने की हो रही है। पैसे को जोड़ने में रोल प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करने के लिए एक पहेली का प्रयोग करता है। आधार 10 का मतलब है 2 अंकों की इकाई, दहाई और स्थानीय मान। मतलब एक टीचर बच्चों को इकाई और दहाई की जानकारी दे रहा है, स्थानीय मान की जानकारी दे रहा है। तो उसके लिए वो एक स्टेटमेंट बोलता है, टीचर मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं। मतलब 8 दहाइयों से कम यहाँ पर 7 आएगा और 4 इकाइयों से कम 73। तो 73 या उससे पहले सारी संख्याएं आ जाएंगी इसमें। 8 दहाइयों से मतलब दहाई पर 8 नहीं आएगा और 4 इकाइयों से मतलब 4 इकाई पर 4 नहीं आएगा क्योंकि उससे कम है ये। अब इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? कुछ मजा करना और निरस्ता वगैरह जो होती है हमारी कक्षा में उसको तोड़ना। आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, योगात्मक आकलन करना, विद्यार्थियों को इकाई और दहाई की संकल्पना से परिचित करना। अब बताओ इसका सही क्या है? इसका ये सही है या ये सही है? क्योंकि बाकी तो दोनों तो देखो कट गई हैं। इसके यही दोनों में से सही है कोई सा। आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, हाँ इसका यही लगा देते हैं हम, ऑप्शन नंबर 2 ही। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है स्थानीय मान पढ़ाना चाहता है वो, इकाई और दहाई की ज्यादा जानकारी नहीं दे रहा, वो स्थानीय मान की दे रहा है। तो यहाँ पर स्थानीय मान लिखा हुआ है, इस वजह से हम इसे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 को विद्यार्थियों को संख्या पत्ती पढ़ाने का उद्देश्य है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पत्ती पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है? संख्या पत्ती से मतलब होता है संख्या कितने प्रकार की होती है, जोड़ घटा गुणा भाग, संक्रियाएं, बेसिक सी, हमारी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, विभाज्य संख्या, ये चीजें हम पढ़ते हैं, अभाज्य संख्या वगैरह, उसे संख्या पत्ती कहते हैं। तो संख्या पत्ती बच्चों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों, इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। 4 अंकों वाली संख्याओं के योग और व्याकलन। व्याकलन का मतलब होता है घटाना, घटाओ, योग और घटाओ में को प्रवीण करना बच्चों को। बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशलों में प्रवीण करना बच्चों को। ये 6 अंकों तक गणना करना, इसका तो पहले ही सही है, बाकी तो सब बकवास दिए हुए इसमें ऑप्शन, क्योंकि एक्सपर्ट बच्चों को हम नहीं करते। ध्यान, एक चीज और बता देता हूं मैं इसमें आपको, यहाँ पर भी देखो क्या लिखा हुआ है, प्रवीणता और 6 अंकों तक गणना करना, ये तो कुछ नहीं है। तो ये जो प्रवीणता है, एक्सपर्ट बच्चों को नहीं बनाना चाहते हम, क्योंकि एक्सपर्ट बच्चे अपने आप बन जाएंगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, एक दिन आकर एक्सपर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री कक्षा में लाई जानी चाहिए? एक टीचर बच्चों को लंबाई पढ़ाना चाहता है, लंबाई क्या होती है, तो कौन कौन सी सहायक सामग्री वो क्लासरूम में लेकर आएगा?
सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप हो सकता है। विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर हो सकता है। नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। यह है भी कर लेना आप। नेक्स्ट है हमारा नापने वाली टेप, जिसके एक तरफ सेंटीमीटर दूसरी तरफ मीटर लिखा हो, ये भी हो सकती है। विभिन्न इकाइयों में संबंध चार्ट, ये भी हो सकता है। तो अगर आप लंबाई मापना पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, ये सारी चीज आप लेकर आएंगे क्योंकि सबका फायदा है। अब इसमें से हमें एक ढूंढनी है सबसे बेस्ट। तो सबसे बेस्ट है हमारी ये ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं, ज्यादा चीजें एक टीचर ला रहा है। तो विभिन्न लंबाई इकाइयों वाला फट्टा, मतलब उसने ये भी लेकर आ गया, वो रूलर वगैरह, इसमें ये भी आ गया, नापने वाली छड़ भी आ गई, और वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो पट्टी है, जो हमारा मिस्त्री वगैरह जिसके द्वारा लंबाई मापता है बच्चों के घर पर, हम वो पट्टी भी ला रहे हैं। तो इसमें ज्यादा चीजें आ गई हैं, तो हम इसे लगाएंगे सही। बाकी सही सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना किसके द्वारा बता सकते हैं हम। समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, मतलब हम क्षेत्रफल वगैरह की संकल्पना बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो किस चीज के द्वारा बता सकते हैं। विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी क्षेत्रफल के मापन के द्वारा, या आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाते हुए आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना, या आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का बच्चों को सूत्र बता रहे हैं हम, या फिर इकाई वर्गों के गणन की सहायता से विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना कर रहे हैं। तो इन सारों में से हम नियम के द्वारा क्षेत्रफल की गणना कर रहे हैं, और यहाँ पर हाथ, पेंसिल वगैरह से, मतलब शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके क्षेत्रफल की हम गणना कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। गणना, तो कैलकुलेशन, हम बच्चों को गणना करना सिखाना चाहते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग, तो उस किस चीज का प्रयोग करें बच्चों की गणना, जोड़ घटा गुणा भाग अच्छी हो जाए। केवल एल्गोरिदम का प्रयोग करके, एल्गोरिदम मतलब सवालों को हल करने का जो एक तरीका होता है, उसे एल्गोरिदम बोलते हैं हम। तो सिर्फ उसी एल्गोरिदम का फॉलो करें हम, इधर उधर कुछ ना करें। कक्षा में अभ्यास हेतु गतिशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट कराने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराकर, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। अब बताना है हमें सही आंसर इसका क्या है। तो सबसे अच्छा इसका यह है कि गतिविधियों का आयोजन हम क्लासरूम में करा रहे हैं। गतिविधियों का एक्टिविटी हमारी क्लासरूम में हो रही है, बच्चे सक्रिय हैं, तो एक्टिविटियां सबसे अच्छी होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण कराने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती है। उसका एक नमूना दिया गया है। इस विधि के माध्यम से सुश्री रीना क्या कर रही है, अब बताओ मैं। देखो ग्रिड गतिविधि, ग्रिड पेपर के बारे में मैंने आपको बताया था। एक पेपर होता है जिसपे 10 खाने तो ऐसे होते हैं, 10 खाने ऐसे होते हैं, 10-10 होते हैं ये, और इसके द्वारा हम बच्चों को गुणना करना सिखा सकते हैं। अगर हम बच्चों को 3 गुणा 2 बताते हैं ना, तो इस तरफ तो हम 3 खाने ले लेंगे, इस तरफ 2 खाने ले लेंगे। तो ये सारे खाने हमने हाईलाइट कर दिए, क्योंकि 3 गुणा 2, ऊपर 3, साइड में 2, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 गुणा 2 कितना हुआ, 6 हुआ। तो ग्रिड विधि का यूज करके, ग्रिड पेपर का यूज करके बच्चों को गणना करना सिखा सकते हैं। तो इस तरह से सिखा सकते हैं। एक टीचर ग्रिड विधि का यूज करके बच्चों को दशमलव वाली गणना सिखा रही है। अब हमें बताना है कि इस विधि से जो हमारी टीचर है वो क्या कर रही है। संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही है, प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। प्रक्रमणशील का मतलब होता है क्रिया, विधि, किस विधि से उत्तर आ रहा है। तो संकल्पनात्मक ज्ञान, बच्चों के समस्या समाधान वगैरह पर तो वो ज्यादा बढ़ावा दे रही है, लेकिन जो हमारा उत्तर लाने का तरीका है उस पर कम बढ़ावा दे रही है, वो उस पर कम फोकस कर रही है। सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही है, नहीं ये परंपरागत उपागम नहीं है, ये तो नवीन उपागम है। समस्या समाधान के कौशलों का विकास कर रही है, ये बात तो हमारी इसमें भी लिखी हुई है। प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज्यादा बल दे रही है और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम, इसका पहला सही है। संकल्पनात्मक ज्ञान होता है हमारा कॉन्सेप्ट, बच्चे गुणन को समझ रहे हैं, सही बात है। और हमारा प्रक्रमणशील ज्ञान होता है प्रोसेस, किस प्रोसेस से गुणन तक पहुंची है, वो उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे टीचर, बस इस प्रोसेस का प्रयोग करके बच्चों को गुणन सिखा रही है, तो सिखा हुआ गुणन रही है। ग्रिड पेपर का यूज करना नहीं सिखा रही वो बच्चों को कि कैसे उत्तर आएगा,
गुणन सिखा रही है। तो गुणन संकल्पनात्मक ज्ञान, ग्रेड पेपर से कैसे आंसर सोल्व करेंगे, प्रक्रमणशील। तो ग्रेड पेपर का प्रयोग प्रक्रमणशील नहीं सिखा रही है, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान सिखा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए विद्यार्थियों आकलन के शीर्षक है। योग और व्याकरण, व्याकरण का मतलब होता है घटाव, पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की दक्षता का आकलन। अच्छा, हमने बच्चों को जोड़ और घटा से संबंधित कुछ सवाल दिए हुए हैं। अब हम उन सवालों का बच्चों का आकलन कर रहे हैं, उन सवालों से संबंधित हम वो कैसे करेंगे, क्या क्या हमारे शीर्षक रहेंगे। सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रियाओं की पहचान करना, समस्या का गणितीय निरूपण, सवाल का समस्या और प्रस्तुतिकरण, सवाल का समाधान में प्रस्तुतिकरण, या फिर सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, या फिर सवाल की पहचान करना, सही संक्रिया द्वारा निष्पादित करना, या फिर गलत, आंशिक रूप से सही और पूर्णतः सही। देखो, अगर बच्चे जोड़ घटा के सवाल कर रहे हैं ना, तो हम उनके आकलन में सब चीजों को फोकस करेंगे। बच्चे ने सवाल को कैसे समझा है, किस क्रिया के द्वारा उसको हल किया है, समस्या का गणितीय रूप, मतलब वो जो समस्या थी गणितीय निरूपण उसका किस प्रकार किया है उसने हल में, समाधान और उसका प्रस्तुतिकरण कैसे किया है। तो सब कुछ, हम सब कुछ लेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नों के योग की संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय एक शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग करता है। एक टीचर एक पट्टी लेकर आया है लकड़ी की जो मुड़ सकती है, उससे वो भिन्न पढ़ाना चाहता है, समझे। अब टीचर क्या करता है, उस पट्टी को बीच में से मोड़ता है और कह देता है बच्चों ये क्या हुआ, 1/2 बन गया। उस पट्टी को 4 बार मोड़ देता है, फिर कहता है बच्चों ये 1/4 बन गया। इस तरह से भिन्न पढ़ाता है। अब ये जो गतिविधि टीचर प्रयोग कर रहा है, उपयुक्त गतिविधि किस समय प्रयोग की जाएगी, विषय वस्तु के संबंधी गतिविधि है, उस विषय वस्तु के बाद की जाने वाली गतिविधि है, या समय की बर्बादी है, या विषय वस्तु पढ़ाने से पहले की जाने वाली गतिविधि है। हम क्या कर रहे हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। और शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके कॉन्सेप्ट कब क्लियर करते हैं हम, शुरू में, पूर्व में, पहले। कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद थोड़ी टीचिंग एड यूज करेंगे, शुरू में करते हैं, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट जग जाएगा और वो टॉपिक की एक समझ भी विकसित हो जाए उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, मतलब जिससे हम भाग देते हैं और जो शेषफल बच जाता है, तो वो जो शेषफल है विभाजक से हमेशा कम होता है, ये आप बताना चाहते हैं बच्चों को। क्या करेंगे, श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवालों को हल कराएंगे और ये दिखाएंगे कि शेष हमेशा हर बार विभाजक से कम बच रहा है। मतलब श्यामपट्ट पर भाग वाले काफी सारे सवाल हल करेंगे और हर सवाल के बाद बताएंगे देखो यहाँ पर भी शेषफल भाजक से कम है। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से यही बात हम बताएंगे। विभाजन वाले सवालों को निश्चित रूप से निरूपित करेंगे और यह स्पष्ट करेंगे कि भिन्न का अंश शेष है। वस्तुओं को विभाजक के गुणजों के रूप में समूहीकृत करेंगे और प्रदर्शित करेंगे कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। देखो, ये चीज आपके समझ में नहीं आई होगी, क्या लिखा हुआ है समझने में नहीं है, बस ये समझना है हमें कि कुछ वस्तुएं ले रहे हैं हम एक बच्चे को समझाने के लिए। वस्तुएं ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, शिक्षण सहायक सामग्री हुई। अब शिक्षण सहायक सामग्री यूज करना सबसे ज्यादा अच्छा है। अगर ये नहीं आता तो हम एक बार ये लगा सकते थे, लेकिन बार बार बहुत सारे सवाल हल कराना वो हम अच्छा भी नहीं मानते। तो इसका ये सही है ऑप्शन नंबर 4, 28वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह, मतलब किसी टीचर ने यह देखा कि बच्चे ये त्रुटि कर रहे हैं। ये अभी पहले भी आया था क्वेश्चन का ऐसे ही कुछ सवाल, भिन्नों का योग करते समय बच्चे ये त्रुटि कर रहे हैं कि 2 + 2 तो 4 कर रहे हैं, 5 + 3 ये तो 8 कर रहे हैं या फिर 10 कर रहे हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। मतलब बच्चे सीधा जोड़ रहे हैं, इस तरह से यहाँ 8 कर लेना, आप 8 कर सकते हैं। तो बच्चे सीधा जोड़ रहे हैं। इस स्थिति में एक टीचर को क्या करना चाहिए, मतलब बच्चों को लघुत्तम समापवर्तक वगैरह नहीं लेना था, समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास ज्यादा नहीं कराते हैं। असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना और बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना, या फिर हर के लघुत्तम समापवर्तक की संकल्पना को स्पष्ट करना। इसका चौथा और दूसरा सही है। अब इनमें से एक सही है, बताओ कौन सा सही है। इसका दूसरा ज्यादा सही है, क्यों,
क्योंकि हम चित्रात्मक प्रतिरूप दे रहे हैं, चित्रों के द्वारा, चीजों के द्वारा कोई कॉन्सेप्ट बच्चों को बता रहे हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ ये मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। मतलब गणित में हम चिंतन करते हैं, तर्कना वगैरह करते हैं, गणित में हम सोचते विचारते हैं। तो इस दृष्टिकोण को हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? विद्यार्थियों को कोचिंग देकर, खोजबीन उपागम का प्रयोग करके, हस्तचालकों का प्रयोग करके, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़कर, या उन्हें चर्चाओं में शामिल करके, या फिर सभी पाठ्य पुस्तकों का लेखन रखकर, या फिर बहुत सारे सवाल कराकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चों को सक्रिय रखना चाहते हैं, चर्चाओं में शामिल करना चाहते हैं, शिक्षण विधि वगैरह का यूज करना चाहते हैं। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था मैथ्स से रिलेटेड, मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ, सीटेट ग्रुप वगैरह में सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर आप क्लासेज लेना चाहते हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।